हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में चर्चा कर रहे थे संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। हम उसकी विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता उसकी अधिव्यक्तिक होने की बताई गई है। इस विशेषता का उल्लेख क्रोबर ने किया है, जिन्होंने संस्कृति की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने रखी थी। ये कहते हैं कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होता, यानी कि एक व्यक्ति उसका निर्माण जो है वो नहीं करता है और ना ही वह संस्कृति के एक भाग, वह संस्कृति के संपूर्ण भाग का उपभोग भी नहीं करता है, यानी पूरी की पूरी संस्कृति का उपभोग जो है वो नहीं कर पाता है। संस्कृति का निर्माण चूँकि समूह के द्वारा होता है, तो कभी कभी समाज में क्या होता है, जो महान सामाजिक मूल्यों वाले लोग पैदा होते हैं, मान लीजिए कार्यकर्ता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई नेता है, जो कि समाज की संस्कृति की पुराने मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्य, विचार इत्यादि को स्थापित करते हैं। इस प्रकार से लगता तो ये है कि ऐसे लोग संस्कृति के वाहक और निर्माता हैं, लेकिन उन्होंने जो ये नवीन मूल्य, प्रथाएं या विचार हमारे सामने रखे हैं, ये पहले से ही संस्कृति में मौजूद थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता, वह अपनी ओर से उसमें कुछ योगदान देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि संस्कृति एक व्यक्ति की देन होती तो उसकी मृत्यु के साथ वह समाप्त हो जाती, उसके बाद हमें वह संस्कृति दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह समूह की आदत या व्यवहार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और हमारे साथ रहती है। इस अर्थ में संस्कृति को अधिव्यक्तिक कहा जाता है, व्यक्ति से ऊपर। दूसरी जो इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है वो है, संस्कृति को कहा गया है अधिसावयवी होती है, सुपर ऑर्गेनिक इसको कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति संस्कृति का कर्ता नहीं है और वह संस्कृति के जो है, हम उसके दो भागों में बांटकर उसको समझते हैं। जिस शब्द का प्रयोग इसका हमारे सामने उल्लेख फिर क्रोबर ने ही किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी हमें इसको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर सावयवी और असावयवी दो शब्दों की चर्चा जो है वो की जाती है इसको समझने के लिए। असावयवी हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है और सावयवी जिनमें जीवन होता है। मानव और सभी प्राणी सावयवी हैं और मानव अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। यह सावयव से ऊपर है, अधिक है, इसलिए इसे अधिसावयवी कहा जाता है। संस्कृति जो है वो मनुष्य को जन्म के साथ प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन उसके वंशानुक्रम यानी कि जेनेटिक से प्राप्त नहीं होती है। संस्कृति को सीख कर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारा सीखा हुआ व्यवहार है। हम जब सामाजिकरण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बालक थे जो समाज से अलग रहकर जिनका जो है पालन पोषण हुआ और बाद में जहाँ जहाँ उनका पालन पोषण हुआ वो उसी के हिसाब से व्यवहार करने लगे। जैसे जंगलों में जो बालक पले, भेड़िए या अन्य जानवरों के साथ, तो उनका व्यवहार भी वैसा ही दिखाई देता है। मनुष्य जो है वो कहा जाता है कि किसी भी संस्कृति में जन्म तो लेता है लेकिन संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता है। तो इस प्रकार से यह अधिसावयवी कहलाती है और हम इसे सीख कर प्राप्त करते हैं, सीख कर सीखा हुआ व्यवहार माना जाता है। तो संस्कृति की ये सारी विशेषताएं जो है वो संस्कृति के अवधारणा को समझने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके बाद हम संस्कृति को व्यक्तित्व और समाज के साथ जोड़कर देखते हैं। इसके अंदर
कहा जाता है कि समाज और संस्कृति को अलग अलग नहीं माना जा सकता। समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व इतने ज़्यादा घनिष्ठ हैं कि इनको लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक संबंधों के लिए संस्कृति का होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी जो है वो बनता है संबंधों के द्वारा। सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवहारों को सीख कर वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो संस्कृति का संचालन और सामाजिक संबंधों के निर्वाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। जब हम संस्कृति के साथ पर्सनैलिटी जोड़कर देखते हैं, व्यक्तित्व को जोड़कर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी संस्कृति से निर्मित होता है। जैसी संस्कृति में वो रहता है उस प्रकार से उसका व्यक्तित्व बन जाता है। यहाँ पर हम व्यक्तित्व निर्माण के 3 पक्षों की जो है वो चर्चा करते हैं। एक तो उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष की, एक शारीरिक रचना, तो हमें पता ही है कि शरीर की रचना के साथ, एक सावयव के साथ हम जन्म लेते हैं, और एक उसका सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष जो है, ये तीनों मिलकर एक व्यक्तित्व की रचना करते हैं। व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष में तो हम उसके रंग रूप, आकार, बनावट आदि को रख सकते हैं, और व्यक्तित्व के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष में संस्कृति के अनुसार किया जाने वाला व्यवहार आता है, जो व्यवहार व्यक्ति समाज में करता है। व्यक्ति जिस संस्कृति और समाज में जन्म लेता है उसी के अनुसार वह, यानी वहाँ के रीति रिवाजों, प्रथाओं, जन रीतियों, कला, धर्म, भाषा के आधार पर वह व्यवहार करता है, और इस रूप में व्यक्तित्व को संस्कृति और समाज की अभिव्यक्ति कहा जाता है। तीसरा जो पक्ष आता है वह है मनोवैज्ञानिक पक्ष, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की अभिवृत्ति, प्रेरणाएं किस प्रकार की हैं और वह इन सब बातों को किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हम ये बात और देखते हैं कि संस्कृति जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, पहली बात ये कही जाती है, और दूसरी जो बात कही जाती है वो यह है कि व्यक्तित्व के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। व्यक्तित्व द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। तो आप देखिए कि ये दोनों ही बातें किस तरह से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। पहले प्रकार में हम कह देते हैं कि मनुष्य किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है और फिर अपने सांस्कृतिक पर्यावरण में प्रवेश करता है। वह संस्कृति के भौतिक पक्षों जैसे कि वस्तु, मकान, औजार आदि, और अभौतिक पक्षों जैसे धर्म, नियम, मूल्य, रीति रिवाजों आदि को अपनाता है, और इन सब का प्रभाव जो है उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो व्यक्ति जो है जब बालक जन्म लेता है तो वह जन्म के समय संस्कृति से विहीन होता है, लेकिन धीरे धीरे वह संस्कृति को सीखता जाता है, उसे अपना लेता है, और संस्कृति उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती है, और संस्कृति को ग्रहण करने के साथ साथ ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता हुआ दिखाई देता है। मैलिनोवस्की जो है वो जब प्रकार्यवादी सिद्धांत में बात करते हैं तो संस्कृति के प्रकारों की बात करते हैं कि संस्कृति जो है वो हमें मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार से इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण प्रकार्य जो है वो हमें दिखाई देता है। फिर यह कहा जाता है कि संस्कृति का निर्माण स्वतः नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों की तरह उसका भी जो है मानव योगदान देता है, तब उसका विकास और वृद्धि होती है। तो व्यक्तित्व के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा संस्कृति जो है वो निर्मित की जाती है। जैसे उस समाज विशेष के व्यक्तित्व होंगे उसी प्रकार की संस्कृति जो है वो बन जाती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि
संस्कृति और समाज के बीच में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और कई बार इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। संस्कृति जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की विधि है, और समाज जो है व्यक्तियों के ऐसे झुंड का या ऐसा संयोग है, ऐसा समूह है जो इस प्रकार के वे ऑफ लाइफ को चलाता है या उसका अनुपालन करता है। जैसा कि हर्स्कोविस्ट कहते हैं कि एक समाज का निर्माण लोगों से होता है, वे जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसी प्रकार उनकी संस्कृति बन जाती है। तो इस प्रकार से संस्कृति और समाज जो है वो परस्पर बंधे हुए होते हैं और समाज के व्यक्ति जो कि सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए होते हैं, विभिन्न स्टेटस और विभिन्न रोल्स को अपनाते हैं। इस कारण से वे अपनी परिस्थिति और भूमिकाओं के कारण एक समाज का निर्माण करते हैं, और चूँकि समाज सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में ही समझा जाता है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये सामाजिक संबंध और भूमिकाएं संस्कृति की ही देन है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भारत में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो हमें भारत की संस्कृति के बारे में समझाता है, और यह दूसरे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी फैमिली सिस्टम से बिल्कुल अलग प्रकार से है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें समझाता है कि किसी भी देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से भिन्न प्रकार की होती है और उस पर अपनी संस्कृति का एक प्रभाव हमें दिखाई देता है, और संस्कृति का निर्माण समाज की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किया जाता है, तो ये समाज के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव परस्पर अंतःक्रिया द्वारा समाज का निर्माण करता है और इस समाज की अभिव्यक्ति संस्कृति के द्वारा होती है। तो समाज और संस्कृति घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संस्कृति का व्यक्तित्व और समाज से घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर हम पार्सन के क्रिया सिद्धांत को जरूर से शामिल करते हैं, जहाँ वे व्यक्तित्व व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था और समाज व्यवस्था की बात हमारे सामने करते हैं, समाज और संस्कृति में घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करने के लिए। धन्यवाद।